हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा ऐप। प्रीवियस लेसन में हम लोगों ने देखा था लेसन 8 कोशिका के संरचना और कार्य। उसके बाद हम लोगों ने देखा लेसन 9 जैव अणु, है ना। तो इन दोनों लेसन को पढ़ने के बाद हम लोगों ने कोशिका के बारे में काफ़ी अध्ययन कर लिया है। कोशिका में क्या क्या अंग होते हैं, कोशिका कैसे कार्य करती है, उनकी संरचना कैसी होती है, उनमें कौन कौन से अणु पाए जाते हैं, उन सारे चीज़ों के बारे में अध्ययन कर लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11वीं का अध्याय 10 कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। कोशिका का चक्र कैसे होता है, मतलब उसका लाइफ साइकिल कैसे होता है, वो कैसे अपने जीवन अवधि को पूर्ण करता है, उसमें कौन कौन सा कार्य करता है, और कोशिका में विभाजन क्या होता है, इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन में आपको बता दूं कि जो सेल होता है, कोशिका जो होता है, उसमें उनका जो संपूर्ण लाइफ होता है, उसका जो संपूर्ण जीवन चक्र होता है, वो एक चक्र के रूप में, एक प्रोसेस के रूप में कार्य करता है, ठीक। और ये कोशिका विभाजन जो होता है वो कोशिका की प्रकृति पर निर्भर करती है। जो क्या होता है कि वृद्धि जो होती है उसमें क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन होती है, तो उसमें क्या होती है, पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। कोशिका विभाजन की अवधारणा का श्रेय सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक को जाता है, तो रुडोल्फ विस्कोव को जाता है 1958 में। इन्होंने ये बताया था कि जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल होता है वो क्या करता है, जो सेल होता है वो डिवाइड होता है, अब दो भागों में टूटता है और दो कोशिकाओं का निर्माण करता है, दो नए सेल का निर्माण करता है। इसमें क्या होता है कि जो कोशिकाएं होती हैं जब विभाजित होती हैं, है ना, जब कोशिकाएं विभाजित होती है तो उनके जो गुणसूत्र होते हैं, जो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में जो गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं उन कोशिकाओं में, वो जो कोशिकाओं के गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। डिवाइड होने के बाद वो अलग अलग भागों में टूट जाते हैं। तो जब गुणसूत्र मतलब जब कोशिका विभाजन हो जाता है तो दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो वो जो दोनों कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या होता है, गुणसूत्र आधा आधा रह जाता है, ठीक। तो जो गुणसूत्र आधा आधा रहने का कारण क्या होता है कि जो जनक कोशिका होता है वो तो पूर्ण कोशिका होता है, फिर जो पुत्री कोशिकाएं होती है, न्यू डॉटर सेल्स जिसको बोलते हैं, उनमें क्या होता है, गुणसूत्र की संख्या जो होती है, मात्रा जो होती है आधी आधी रह जाती है। ये क्या कहलाते हैं, युग्मज कहलाते हैं। जब दो, अब युग्मज क्या होते हैं, एक मेल जायगोट होता है और एक फीमेल जायगोट होता है, मादा जायगोट और नर जायगोट होता है। तो नर जायगोट और मादा जायगोट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो नर जायगोट जो होता है जब मादा जायगोट से संलयन करता है, जब मिलता है, फ्यूजन होता है, उन दोनों के बीच में संलयन होता है, तो दोनों के जो आधे आधे गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं एन के रूप में होते हैं। आधे आधे गुणसूत्र को क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। तो ये जो एन होते हैं वो क्या होते हैं, जब मिल जाते हैं कोशिकाओं में तो उस कोशिका में 2n को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि फिर जो संलयित होने वाली जो कोशिकाएं होती है, जो संलयित होने वाले जो जायगोट होते हैं, उसमें क्या होता है, कोशिका की संख्या जो होती है, कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। और यह प्रक्रिया जीव द्रव्य के साथ भी होती है। गुणसूत्र के साथ साथ क्या होता है, जीव द्रव्य में भी ये जो प्रोसेस होता है वो होता है, ठीक है। इसका सबसे शुरू जो कोशिका विभाजन की अवधारणा थी उसका श्रेय किसको जाता है, रुडोल्फ विस्कोव को जाता है। उन्होंने ही कोशिकाओं को बताया था कि कोशिकाएं ही कोशिकाओं की जनक होती हैं, ठीक है। मतलब जो पहले से ही कोशिकाएं हैं उनमें कुछ प्रोसेस होने के बाद, उनमें विभाजन होने के पश्चात ही क्या होता है, नई कोशिकाएं निर्मित होती हैं। यह चक्र क्या करता है, जीवन की निरंतरता को वृद्धि, विकास एवं प्रजनन के जरिए से बनाए रखता है। अर्थात कोशिका विभाजन जो होता है वृद्धि, विकास एवं प्रजनन की प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। अब होता है कोशिका चक्र, सेल साइकिल किसको बोलेंगे। कोशिका चक्र जो वो होता है जिसमें आनुवांशिक रूप से नियंत्रित वह सभी क्रमिक अवस्थाओं का योग है, जिसके अंतर्गत कोशिका अपने जीनोम तथा कोशिकाओं का द्विगुणित करती है और जिसके फलस्वरूप पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। कोशिका चक्र क्या होता है, आनुवांशिक रूप से नियंत्रित होता है, आनुवांशिकता को नियंत्रित करता है किसी भी जीव में, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत कोशिका जो होता है उसका जो जीनोम होता है वो क्या करता है, कोशिकाओं को द्विगुणित करता है। द्विगुणित करता है मतलब दो भागों में तोड़कर दो नए रूपों में पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करता है। यह कोशिका की वृद्धि तथा उसके स्वयं के विभाजन के प्रक्रिया का कुल योग होता है। इसमें क्या होता है, जब कोशिका खुद से वृद्धि करती है, ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, तब क्या होता है, ग्रोथ कंप्लीट होने के बाद वो दो भागों में बढ़ जाती है, विभाजित हो जाती है। इस प्रक्रिया को कुल योग कहते हैं, ठीक। एक कोशिका का दो पुत्री कोशिकाओं में विभक्त होना कोशिका विभाजन कहलाता है। कोशिका विभाजन किसको बोलते हैं, तो एक जो कोशिका होता है उसका दो पुत्री कोशिकाओं में जब विभाजन होता है तो उसको कोशिका विभाजन कहते हैं।
कोशिका चक्र की पूर्णता के क्रम में होने वाली प्रक्रियाओं और प्रवस्थाओं को क्या बोलते हैं? उसको किसने प्रस्तुत किया था? तो हार्वर्ड एवं पेल्क ने प्रस्तुत किया था। जब कोशिका कोशिकीय चक्र में प्रवेश करती है और विभिन्न अवस्थाओं और प्रक्रियाओं के अंतर्गत स्वयं को अंततः कोशिका विभाजन हेतु तो तैयार करती है। जब क्या होता है, जब कोशिका चक्र में जो कोई कोशिका आता है तो उसके जो पूरे फेस होते हैं और उनके जो प्रोसेस होते हैं वो क्या करता है, कोशिका विभाजन के लिए रेडी होता है। कोशिका विभाजन हेतु डीएनए का संश्लेषण होता है। डीएनए का संश्लेषण होने से विभिन्न प्रोटीनों का संश्लेषण होता है। कोशिकांगों की संख्या का द्विगुणन होता है। ये सब क्रियाएं जो होती है पैतृक कोशिका में होती है। किसमें होती है? सब क्रियाएं पैतृक कोशिका में होती है। ये सभी प्रक्रियाएं एक क्रमिक और सुनिश्चित तरीके से संपादित होती है। ये जो जितनी भी क्रियाएं होती है वो क्या होता है, एक ऑर्डर में, एक कंप्लीट ऑर्डर में, मतलब 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, वैसे ही इनका जो स्टेज जो है, इनका जो व्यवस्था है वो निर्धारित होता है, उसमें ये संपादित होती है, ताकि जो पैतृक कोशिका मतलब जो जनक कोशिका होता है जिससे 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होने वाला रहता है, उसके जो आनुवांशिक पदार्थ और जीनोम होते हैं वो अन्य कोशिकांगों तथा घटकों का समुचित वितरण हो सके। मतलब क्या होता है, कोशिका में कोशिकांग भी होते हैं, उसके साथ साथ कोशिकांग होते हैं, जीनोम होते हैं और आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। इनका विभाजन मतलब इनका डिस्ट्रीब्यूशन दोनों कोशिकाओं में बराबर मात्रा में हो सके। अगर पुत्री कोशिकाएं जो होती है वो संरचनात्मक और क्रियात्मक दृष्टि से क्या होती है, क्रियाशील होती है, क्रिया एक्टिव होती है और इनमें क्या होता है, ये स्वसंचालित होती है। कोशिकांगों का द्विगुणन जो होता है वो डीएनए के प्रतिलिपिकरण कोशिका चक्र के विभिन्न प्रवस्थाओं के अंतर्गत ही होता है। कोशिका चक्र की प्रवस्थाएं, अगर सेल साइकिल का अगर फेज देखेंगे तो ये 2 प्रवस्थाओं से विभक्त का सूचित करता है। पहला है इंटरफेज और दूसरा है डिवाइडिंग फेज। पहला है अंतरावस्था, दूसरा है विभाजन प्रवस्था। अंतरावस्था क्या किसको बोलते हैं कि 2 क्रमिक कोशिका विभाजन के बीच कोशिकीय अंतराल को क्या बोलते हैं, अंतरावस्था कहते हैं। जो 2 क्रमिक कोशिका विभाजन होता है, 2 कोशिकाओं में अलग अलग टाइम में विभाजन होता है, तो इनके जो डिफरेंस होते हैं, इनके बीच में जो अंतराल होता है उसको क्या बोलते हैं, अंतरावस्था कहते हैं। क्या बोलते हैं, अंतरावस्था। देखो पहले क्या हुआ, एक सेल से 2 डिवाइड हुआ तो 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ। अब 2 सेल से फिर तो ये भी डिवाइड होगा ना। ये डिवाइड होने के लिए जो टाइम लगता है, जो पीरियड होता है इनके बीच में, टाइम पीरियड जो होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरफेज कहते हैं। टेलोफेज की समाप्ति तथा दूसरे प्रोफेज के मध्य आने वाली अवस्था होती है, इसे कोशिका विभाजन के लिए तैयारी की अवस्था भी कहते हैं। कुछ कोशिका वैज्ञानिक इसे ऊर्जा प्रवस्था, एनर्जी फेज भी कहते हैं। अंतरावस्था क्या होता है कि ये कोशिका के रख रखाव का कार्य करता है। ये जो सेल होता है उसको देख रेख का कार्य कौन करता है, इंटरफेस करता है। इसमें केंद्रक के अंदर स्थित जो डीएनए की मात्रा होती है, केंद्रक में जो डीएनए होता है वो द्विगुणित होती है। मतलब क्या हो गया, देखो एक सेल है, इसमें जो डीएनए है वो क्या होगा, द्विगुणित होगा। द्विगुणित होने में क्या होता है, द्विगुणित होती है, यानी गुणसूत्र का भी द्विगुणन हो जाता है। ठीक है, इसमें जो केंद्रक होता है उसके अंदर डीएनए का मात्रा होता है, डीएनए का द्विगुणन होता है। तो जो डीएनए का द्विगुणन होता है तो ये जो टाइम होता है इसमें ये उसको टाइम दे देता है। आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। यह अवस्था जीवों के लक्षणों को नियंत्रित करती है। इंटरफेज में क्या होता है कि एक फेज होने के बाद वो क्या करती है, कोशिका विभाजन के लिए टाइम लेती है, उसको ही इंटरफेज बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जीवों के लक्षणों को नियंत्रित करता है। जंतु कोशिका में इस अवस्था में सेंट्रियोल 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं। कोशिका में क्या होता है, यहाँ सेंट्रियोल होता है, तो ये क्या होते हैं, सेंट्रियोल जो होते हैं जंतु कोशिका में 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं। केंद्रक में केंद्रकीय झिल्ली न्यूक्लियस सुस्पष्ट होते हैं। इसमें क्या होता है, केंद्रक को अगर हम लोग देखेंगे इंटरफेस में तो केंद्रक जो होता है वो क्या होता है, उसमें केंद्रक झिल्ली दिखाई देता है। न्यूक्लियोलस जो होता है वो सुस्पष्ट, जो केंद्रिका होता है ना वो भी सुस्पष्ट दिखाई देता है। केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य जो होता है उपापचयी दृष्टि से अधिक सक्रिय होते हैं। जो केंद्रक और कोशिका द्रव्य होता है वो क्या होता है, उपापचयी दृष्टि से अधिक सक्रिय होते हैं। ये गुणसूत्र जो होते हैं वो क्रोमेटिन जालिका के रूप में होते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं कैसे होते हैं, क्रोमेटिन जाल के रूप में दिखाई देते हैं। अंतरावस्था का केंद्रक अगर देखेंगे तो अंतरावस्था की उप अवस्थाएं जो होती हैं वो केंद्रक की क्रियाशीलता तथा चलते रहे जैव रासायनिक क्रिया के अनुसार इसमें उप अवस्थाओं में बांटा गया है। जी अवस्था, जी फेज, निर्माणकारी प्रवस्था एस फेज और G2 प्रावस्था। 3 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला है जी फेज, ठीक है, जी प्रावस्था, दूसरा होता है निर्माणकारी प्रावस्था, उसको बोलते हैं एस फेज, और तीसरा होता है G2 प्रावस्था, G2 फेज। कोशिका चक्र के विभिन्न अवस्थाओं का जो अंतराल होता है प्रत्येक जाति में
भिन्न होता है। कोशिका जो चक्र होता है उसमें विभिन्न अवस्थाओं में जो अंतराल होता है, जैसे कि उदाहरण में देखेंगे तो मानव में कोशिका चक्र का एक अंतराल जो होता है वो 24 घंटे का होता है, मतलब जिसमें से जी फेज जो होता है वो 10 घंटे का, एस फेज 9 घंटे का निर्माणकारी प्रवस्था, और जी टू फेज जो होता है वो 4 घंटे का होता है, और एम जो होता है वो 1 घंटे का होता है। जबकि ईस्ट में क्या होता है, यही मात्र 90 मिनट का होता है। इसमें क्या होता है 90 मिनट का, और अगर मानव में देखेंगे तो 24 घंटे का अंतराल आता है। जीवन प्रवस्था क्या है, इसमें फर्स्ट ग्रोथ फेज भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फर्स्ट सूत्रीय अवस्था, प्रथम सूत्रीय अवस्था बोलते हैं, या फिर फर्स्ट ग्रोथ फेज बोलेंगे, पोस्ट मियोटिक, इसे ही पोस्ट मायोटिक प्रवस्था भी कहते हैं। जी फेज को ही क्या बोलते हैं, या संश्लेषणात्मक पूर्वावस्था बोलते हैं, या पोस्ट मायोटिक प्रवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, जो आरएनए होता है वो संरचनात्मक तथा क्रियात्मक प्रोटीन्स का संश्लेषण होता है। आरएनए में क्या होता है, संरचनात्मक और क्रियात्मक प्रोटीन्स का संश्लेषण। इसके साथ ही जो केंद्रक होता है वो आमाप में अल्प वृद्धि होती है, केंद्रक का जो आकार होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। यह सबसे लंबी प्रवस्था होती है क्योंकि ये कोशिका चक्र का 30 से 40% समय इसी अवस्था के अंतर्गत व्यतीत होता है। यह सबसे लंबी प्रवस्था होती है। जो कोशिका होता है उसमें जो केंद्रक होता है ना, वो क्या होता है, जी फेज जो होता है सबसे लंबी अवस्था होती है, ठीक है। इसमें 30 से 40% जो समय होता है इसी अवस्था में व्यतीत होता है। यह अवस्था जो होता है वो टीलोफेज की समाप्ति से प्रारंभ होकर एस प्रवस्था के प्रारंभ तक रहती है। कैसे होती है ये, जो टीलोफेज जब खत्म होता है ना, टीलोफेज क्या होता है बताएंगे अभी। टीलोफेज की समाप्ति के पश्चात प्रारंभ होकर एस प्रवस्था तक रहती है। इस प्रवस्था को उत्तरार्ध में डीएनए संश्लेषण हेतु आवश्यक पदार्थ एंजाइमों का निर्माण होता है तथा कोशिका जो होता है डीएनए निर्माण हेतु हो जाता है। इस अवस्था को कोशिका चक्र की नियंत्रण अवस्था होती है। इसको क्या बोलते हैं, कोशिका चक्र की नियंत्रण अवस्था। इनमें 3 स्थितियों में से किसी एक का वर्णन करती है। पहला क्या होता है इसमें, इसके पश्चात कोशिका जो होता है एस प्रवस्था के अंतर्गत जाकर पुनः कोशिकीय चक्र का प्रारंभ कर सकती है। इसमें क्या होता है कि जो इसके पश्चात क्या होता है कि एस प्रवस्था जब होती है तो इसके अंतर्गत क्या होता है, कोशिकीय चक्र को प्रारंभ या किसी बिंदु पर जाकर ठहर सकती है। विभाजन अवस्था में न जाकर स्थिरावस्था या शांत अवस्था का वर्णन कर सकती है। ये जो जी फेस होता है वो क्या होता है, विश्रामावस्था में, विभाजन अवस्था में नहीं जाता है। क्या करता है, ये जाकर स्थिर अवस्था या फिर शांत अवस्था में जा सकता है। इसको क्या बोलते हैं, जी क्यू प्रवस्था भी कहते हैं। स्थिरावस्था या शांत प्रवस्था के पश्चात एस प्रवस्था में भी जा सकता है, या फिर कोशिका भिन्न एवं विशिष्टीकरण, सेल डिफरेंशिएशन एंड सेल स्पेशलाइजेशन के पश्चात यह स्थायी परिपक्व कोशिका में बदल जाती है। सभी अविभाजनशील कोशिकाएं जो होती हैं वो जी प्रवस्था मानी जाती है। मतलब जो विभाजन में अभी स्टार्ट नहीं हुआ रहता है उस अविभाजित कोशिका को क्या बोलते हैं, जी फेस कहते हैं, ठीक है। कोशिका चक्र के तथ्य, फिर एस प्रवस्था, जी प्रवस्था के बाद एस प्रवस्था। इसको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक सिंथेटिक प्रवस्था भी बोलते हैं, है ना, संश्लेषित अवस्था भी बोलेंगे। इसमें क्या होता है कि सक्रिय, ये क्या होता है, एक्टिव स्टेज होता है, सक्रिय अवस्था होता है। इसमें क्या होता है कि जो डीएनए होता है उसमें हिस्टोन का संश्लेषण होता है। जो डीएनए होता है उसमें क्या होता है, हिस्टोन का संश्लेषण होता है। इस अवधि में डीएनए का जो संश्लेषण होता है उसकी अणु की पुनरावृत्ति हो जाती है। क्या होता है, उसकी अणु की पुनरावृत्ति। एस प्रवस्था में कोशिका के अभिगमन पश्चात कोशिका विभाजन का होना बिल्कुल सुनिश्चित हो जाता है। एस प्रवस्था जो होता है उसमें कोशिका का अभिगमन होता है और उसके पश्चात कोशिका विभाजन जो होता है वो सुनिश्चित हो जाता है, वहीं से स्टार्ट हो जाता है। इसमें 30 से 40% का समय, इसमें 30 से 40% का समय आता है। इस अवस्था में डीएनए की मात्रा जो होती है कोशिका में रहने वाले डीएनए की मात्रा से दुगनी हो जाती है। जैसे पूर्व में जो डीएनए की जो मात्रा थी उस कोशिका में, इस अवस्था में एस प्रवस्था में क्या होता है, वो डबल हो जाता है। G2 प्रवस्था या पूर्ण सूत्री अवस्था भी बोलते हैं इसको, ओपर मिटोटिक फेस बोलेंगे। इसके पश्चात इसमें क्या होता है कि विभाजन जो होता है आरंभ होता है। इसमें पहले देखो G1 फेस में क्या हुआ, देखो मेन काम देखना इसमें कि जो केंद्रक होता है उसका आमाप बड़ा होता है किसमें, जी फेस में, ठीक। फिर एस फेस में क्या होता है कि जो डीएनए होता है वो क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है। अब इसमें G2 फेस आता है, इसमें सिर्फ 10 से 20% का ही समय लगता है। इसमें क्या होता है कि इसमें विभाजन स्टार्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, इस अवस्था में क्या होता है, समस्त कोशिकांग जैसे कि कोशिका द्रव्य, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया और अन्य बड़े अणुओं का निर्माण होता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, केंद्रक के आयतन में वृद्धि होती है। जितने भी इसमें क्या होता है, जो जितने भी अणु हैं उनका निर्माण जो होता है
होता है वो बड़े अणुओं के रूप में होता है। यह अवस्था क्या होती है, द्वितीयक वृद्धि प्रावस्था भी कहलाती है। अंतरावस्था को ऊर्जा प्रावस्था कहते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, तो इसको आप रट लेंगे कि अंतरावस्था को ही क्या बोलते हैं, ऊर्जा अवस्था, क्योंकि यह कोशिका चक्र की सबसे सक्रिय अवस्था को सूचित करती है। अब देखो इसमें से अगर 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन में से ये आ सकता है कि G1 फेज और G2 फेज क्या होते हैं। तो G1 फेज क्या होता है कि यह उप अवस्था का प्रथम उप अवस्था है या अंतिम उप अवस्था है। इसमें कोशिकाओं की संख्या नहीं बढ़ती है, लेकिन G2 फेज में संख्या बढ़ जाती है। G1 फेज में कोशिका आकार में वृद्धि करती है, लेकिन केंद्रक में अल्प वृद्धि होती है। लेकिन G2 अवस्था में क्या होता है, कोशिका तथा केंद्रक दोनों के आकार में वृद्धि जो होती है वो पूर्ण हो जाती है। G1 फेज जो होता है कोशिका वृद्धि एवं डीएनए की पुनरावृत्ति के लिए आवश्यक आरएनए, प्रोटीन एवं अन्य जैव रासायनिकों संश्लेषण होता है। G2 फेज होता है कि इसमें एम अवस्था वाले विभाजन स्पिंडल का निर्माण होता है, तर्कु तंतु का निर्माण होता है और विभाजन में आरएनए, प्रोटीन और अन्य जैव रासायनिकों संश्लेषण होता है। नेक्स्ट है आपका विभाजनावस्था या एम प्रवस्था। यह कोशिका चक्र की वह अवस्था होती है जिसमें कोशिका के केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है। एम प्रवस्था किसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि जो कोशिका का केंद्रक जो होता है, एम फेज बोलेंगे इसको, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों का विभाजन हो जाता है तथा अंततः पुत्री कोशिकाएं बनती है। क्या होता है कि केंद्रक का विभाजन होगा और कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, जिससे क्या बनता है, पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। केंद्रक के विभाजन की प्रक्रिया, केंद्रक विभाजन तथा कोशिका द्रव्य के विभाजन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। 2 चीज इसमें याद रखना, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। ठीक है, काइरोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस में यह होता है कि केंद्रक का विभाजन होता है। साइटोकाइनेसिस में यह होता है कि कोशिका द्रव्य का विभाजन का प्रक्रिया शुरू होता है। ठीक है, कोशिका में जो डीएनए और आरएनए के अनुपात की स्थिति होती है वो कोशिका विभाजन की प्रकृति तथा प्रकार का निर्धारण होता है। जब डीएनए और आरएनए के अनुपात जो होती है उसका स्थिति कैसा होता है, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में उसका निर्धारण होता है। यदि डीएनए और आरएनए का अनुपात बराबर 1:1 होता है तो कोशिका विश्रामावस्था में होती है। क्या होता है कि यदि कोशिका में कोई भी कोशिका है और उसमें डीएनए और आरएनए का अनुपात 1:1 है, मतलब लगभग बराबर है, तो उस कोशिका वो कोशिका क्या होगी, विश्रामावस्था में होती है। ठीक है, और जब डीएनए की मात्रा आरएनए की उपस्थित मात्रा से दुगनी हो या उससे अधिक हो तो कोशिका समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के अंतर्गत विभाजित होगी। मान के चलो कि ये जो है कोशिका है। ठीक है, ये कोशिका जो है इसमें जो डीएनए है वो उसकी संख्या बहुत ज्यादा है और आरएनए उससे बहुत कम है, नेग्लेक्टेबल है, तो ये इस प्रक्रिया में क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। गॉस्लेक के अनुसार कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जो है आनुवांशिक रूप से नियंत्रित होती है। किस रूप से नियंत्रित होती है, आनुवांशिक रूप से, क्योंकि इसमें किसका विभाजन होता है, डीएनए और आरएनए का विभाजन होता है। कोशिका चक्र को सामान्यतः समसूत्री विभाजन के प्रेक्ष्य में ही प्रस्तुत किया जाता है। अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि कोशिका विभाजन के प्रकार, तो कोशिका जो विभाजन की प्रक्रिया होती है वो लगभग समान होती है। इसमें पहले केंद्रक का विभाजन होता है, उसके बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। कोशिका विभाजन को 3 प्रकारों से बांटा गया है। पहला है असूत्री विभाजन, दूसरा है समसूत्री विभाजन और तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन किसको बोलते हैं, असूत्री विभाजन में क्या होता है कि कोशिका विभाजन के दौरान तर्कु तंतुओं का निर्माण नहीं होता है। असूत्री विभाजन की इस फेज में क्या होता है, एमाइटोसिस बोलते हैं, असूत्री विभाजन बोलेंगे। इसमें क्या होता है कि तर्कु तंतुओं का निर्माण नहीं होता है। केंद्रक तथा कोशिकाओं में खांच का निर्माण होता है। ये देखो, अगर ये कोशिका है तो इसमें क्या होगा, धीरे से ऐसे खांच बनना प्रारंभ होगा दोनों साइड से, केंद्रक और कोशिका दोनों में, तो अंततः बराबर दोनों अमाप वाली पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये देखो धीरे धीरे खाज बनना शुरू हुआ, ये ऐसे अंदर बढ़ते जाता है, धीरे धीरे बढ़ेगा दोनों में। पहले केंद्रक देखो थोड़ा लंबा हुआ, जो गोल था वो थोड़ा लंबा हुआ, फिर दोनों में खाज बनना शुरू हुआ, फिर ये दोनों डॉटर सेल्स में विभक्त हो गए। ठीक है, इस प्रकार के कोशिका विभाजन में मात्र कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो बराबर संख्या में गुणसूत्र पुत्री कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इस प्रकार के विभाजन का खोज किसको जाता है, श्रेयरेमिक 1841 को जाता है। यह विभाजन जो होता है कुछ शैवालों, कवकों तथा प्रोटोजेमस और जीवाणुओं आदि में पाया जाता है। इसे द्विविखंडन विधि भी कहते हैं। 2 भागों में बढ़ जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, द्विविखंडन विधि कहते हैं। ठीक है, फिर है समसूत्री विभाजन या माइटोसिस। समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि जो पुत्री कोशिकाएं हैं वो मात्रा
मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से अपने पैतृक कोशिकाओं के 100% समानता प्रदर्शित करती है। सम मतलब होता है समान, ठीक है, सम का मतलब ही होता है समान। तो जो समसूत्री विभाजन होता है उसमें वो कोशिका जो होती है वो अपने पैतृक कोशिकाओं के समान मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से संरचना प्रदर्शित करती है। सर्वप्रथम डब्ल्यू फ्लेमिंग ने जंतु कोशिका के केंद्रक विभाजन का अध्ययन किया था। सर्वप्रथम समसूत्री विभाजन किसने किया था अध्ययन? तो डब्ल्यू फ्लेमिंग ने 1882 में जंतु कोशिका के केंद्रक में अध्ययन किया था। उन्होंने समसूत्री विभाजन शब्द का उपयोग कोशिका विभाजन के पूर्व जब धागे नुमा गुणसूत्रों के संबंध में किया था। इन्होंने माइटोसिस शब्द का उपयोग कोशिका विभाजन के इन्होंने माइटोसिस शब्द का भी उसमें नाम दिया माइटोसिस शब्द का, किसके लिए? समसूत्री विभाजन के लिए, जिसमें न्यूक्लियो प्रोटीन के धागे क्रोमेटिन की लंबाई में वृद्धि करते हैं और पूरी लंबाई में क्रोमेटिड का विभाजन होता है। क्या होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन के जो धागे होते हैं या क्रोमेटिन जो होते हैं, ऐसा नेट होता है ना कोशिका के अंदर में, क्या होता है? क्रोमेटिन के धागे होते हैं। तो ये जो क्रोमेटिन के धागे होते हैं इनकी लंबाई में वृद्धि होती है और पूरी लंबाई में क्रोमेटिड का विभाजन होता है। अंत में ये जो दोनों धागे होते हैं ये क्या करते हैं? दो पुत्री गुणसूत्र में विभाजित जाते हैं। यह विभाजन प्रायः दैहिक कोशिकाओं में होता है तथा इसी के द्वारा जीव की शारीरिक वृद्धि होती है। समसूत्री विभाजन के निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें गुणसूत्र के द्विगुणन के पश्चात केंद्रक का विभाजन इस प्रकार होता है कि प्रत्येक पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की मात्र संख्या कोशिका जो होती है गुणसूत्रों के बराबर होती है, या जिसमें केंद्रक जो होता है वो गुणसूत्रों तथा कोशिका द्रव्य में एक एक बार विभाजित होता है। पहले केंद्रक में विभाजन होगा फिर कोशिका द्रव्य में। उसे क्या बोलते हैं? समसूत्री विभाजन बोलते हैं। पौधों में माइटोसिस के खोज का श्रेय स्ट्रॉसबर्गर नाम को जाता है, वैज्ञानिक को जाता है। समसूत्री विभाजन की अगर अवस्थाएं देखेंगे, स्टेज देखेंगे, तो ये दो अवस्थाओं में पूरा होता है। पहला है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब हो गया केंद्रक विभाजन, हम लोगों ने पहले ही बात किया था इसके बारे में, और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। साइटो का मतलब होता है कोशिका द्रव्य में, ठीक है। अब देखते हैं केंद्रक विभाजन। केंद्रक विभाजन जो होता है वो 4 उप अवस्थाओं में 4 अलग अलग फेसेस में कंप्लीट होते हैं। पहला है पूर्वावस्था, दूसरा है मध्यावस्था, तीसरा है पश्चावस्था और चौथा है अंत्यावस्था। क्या बोलेंगे? पहला को पूर्व का पूर्वावस्था, फिर मध्य को मध्यावस्था, फिर पश्च को पश्चावस्था, बाद में आने वाला को पश्चावस्था और अंत में आने वाले को अंत्यावस्था, ठीक है। प्रो मतलब होता है बिफोर। केंद्रक का विभाजन यहीं से प्रारंभ होता है। केंद्रक का विभाजन जो होता है वो पूर्वावस्था से होता है। इस अवस्था में मुख्य रूप से क्रोमेटिन धागों का कुंडलीकरण होता है। जो क्रोमेटिन के धागे होते हैं वो कुंडलीकृत होते हैं, क्वाइलिंग होते हैं। तो इस अवस्था के अंत तक जाते जाते केंद्रक कला तथा केंद्रिका समाप्त हो जाता है। जो केंद्रक है, देखो ये सेल है, सेल में केंद्रक है, तो क्या होता है ये जो धागे हैं वो कुंडित होते हैं, ठीक। उसके बाद इसमें जो न्यूक्लियस है वो क्या होगा? खत्म हो जाएगा। उसके साथ साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या हो जाता है? उस कोशिका से समाप्त हो जाता है। इसके एंड में, किसमें? पूर्व अवस्था के एंड में। केंद्रक के अंदर स्थित क्रोमेटिन जाल संघनित और कुंडलित होकर प्रारंभ में उलझे हुए धागे के रूप में तथा अर्थात गुणसूत्र के रूप में दिखने लगते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र जो होते हैं वो 2 सूत्रों से मिलकर बना होता है। इसका प्रत्येक सूत्र विशिष्ट स्थल जिसे सेंट्रोमियर से कहते हैं जुड़ा होता है। हम लोगों ने पढ़ा था गुणसूत्र का आकार तो इस प्रकार से होता है ना, यहाँ से सेंट्रोमियर से जुड़ा रहता है। गुणसूत्र के भुजा को क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड कहते हैं। गुणसूत्र के भुजा को क्रोमेटिड बोलते हैं, पढ़ा था हम लोगों ने। नाभिक झिल्ली तथा केंद्रिका का पूर्णतः गायब होना इस अवस्था में काफी परिपक्वता दिखाता है। प्रत्येक गुणसूत्र के जो दोनों क्रोमेटिड होते हैं स्पष्ट दिखने लगते हैं। केंद्रिका जो होती है लगभग विलुप्त हो जाती है और केंद्रकीय झिल्ली विलुप्त होने लगती है। इसका पूर्णतः गायब होना मध्यावस्था के प्रारंभ का सूचक है। पूर्व अवस्था में क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है, देखो न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियोलर हो वो गायब हो जाता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन गायब हो जाता है। इसके साथ साथ जो सेंट्रियोल होता है वो दिखाई देने लगता है। गुणसूत्र होता है वो 2 सूत्रों में स्पष्ट दिखाई देने लगता है और क्रोमेटिन का कुंडलीकरण होता है। इसके साथ साथ जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? दोनों क्रोमेटिड्स जो होते हैं स्पष्ट दिखने लगते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका मध्यावस्था। मध्यावस्था में क्या होता है कि केंद्रकीय झिल्ली तथा केंद्रिका तो पहले से ही अनुपस्थित थे, मतलब गायब हो गए थे, अनुपस्थित होते हैं। तो गुणसूत्र और अत्यधिक छोटे और मोटे हो जाते हैं। गुणसूत्र क्या होता है? थोड़ा सिकुड़ जाता है तो छोटा और मोटा दिखाई देता है। कोशिका के ध्रुवों से विकसित तर्कु तंतु से गुणसूत्र अपने सेंट्रोमियर की सहायता से जुड़े होते हैं। ये कोशिका है, इसमें ध्रुव होगा, यहाँ 2 ध्रुव, तो इसमें क्या होगा? तर्कु तंतु से स्पाइंडल फाइबर जो होता है ना, स्पाइंडल सेंट्रियोल जिसको बोलते हैं, उससे दोनों से जुड़ा रहता है। गुणसूत्र कोशिका के मध्यवर्ती
पर विन्यस्त हो जाते हैं। गुणसूत्र जो होता है वो कोशिका के मध्यस्थ पट्टी पर, मतलब यहाँ पर मध्य पट्टी पर ही आ जाते हैं इस प्रकार से, सिर्फ मध्य में दिखाई देंगे, ठीक है, जो कि इस अवस्था की विशेषता है। ये हो गया आपका सेंट्रियोल, ऐसे को ध्रुवों पर आ जाता है, और जो बोला ना हम लोगों ने गुणसूत्र इस अवस्था में आ जाता है, मध्य पट्टी पर आ जाता है। तो इसके जो ऐसे 4 भाग होते हैं इसके, तो इसके 2 भाग जो होते हैं इस साइड और 2 भाग ध्रुव की साइड खिंचाने लगते हैं। ये है आपका मायोटिक मेटाफेज में तंतुओं का विभाजन। इस अवस्था में गुणसूत्र का जो सेंट्रोमियर होता है वो मध्य के खांच की उपस्थिति के कारण 2-2 पुत्री सेंट्रोमियर में विभाजित हो जाता है। प्रत्येक गुणसूत्र में स्थित दोनों पुत्री गुणसूत्र विभिन्न क्या करते हैं, विपरीत ध्रुव वाले जो तर्कु तंतु होते हैं उससे आकर जुड़ जाते हैं, अर्थात एक ध्रुव का तर्कु तंतु दूसरे एक पुत्री सेंट्रोमियर से तथा दूसरे ध्रुव का तर्कु तंतु क्या होता है, दूसरे सेंट्रोमियर से जुड़ा रहता है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पश्चावस्था। मेटावस्था जब मध्यावस्था जैसे ही खत्म होता है उसमें क्या होता है, पश्चावस्था आ जाता है। इसमें क्या होता है कि पुत्री गुणसूत्र जो है वो बंटना प्रारंभ कर देते तथा दोनों विपरीत ध्रुव की ओर गमन करने लगते हैं, जो इस अवस्था का सूचक है। इस अवस्था के मुख्य प्रक्रियाएं कौन कौन सी है, तो पहला है सेंट्रोमियर से जुड़े तर्कु तंतु आकार में, जो सेंट्रोमियर होता है उससे जो तर्कु तंतु जुड़ा रहता है ऊपर और नीचे, वो क्या होते हैं, छोटे और मोटे होने लगते हैं, जिस कारण गुणसूत्र से सेंट्रोमियर में खिंचाव पड़ता है। गुणसूत्र जो होता है सेंट्रोमियर में खिंचाव होता है, यह 2 भागों में विभक्त होना प्रारंभ हो जाता है। देखो यहाँ से ये 2 भागों में विभक्त होना प्रारंभ हो गया है ना, वही प्रारंभ हो रहा, खिंचाव पड़ा जब सेंट्रोमियर से ये गुणसूत्र जो है वो खिंचाव हुआ, तो इसमें क्या हुआ, दोनों के बीच में खिंचाव उत्पन्न हुआ। दोनों के बीच में खिंचाव उत्पन्न हुआ तो क्या हो गया, ये विभक्त होना शुरू हुआ। तो सेंट्रोमियर के अलग होने के कारण दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं और अपने अपने ध्रुवों की ओर गति करने लगते हैं। देखो ये अपने अपने ध्रुवों की ओर, ये अलग हो गया जो जुड़ा था, और ये क्या हुआ, अलग अलग ध्रुवों की ओर गति करने लगे, है ना। अब देखना इसमें 2 फेज आते हैं। जैसे अर्ली प्रोफेज में देखेंगे तो इस प्रकार का दिखाई देगा, जब प्रोफेज का अंत आखिरी अवस्था होगा तो इस टाइप का दिखाई देता है। फिर इसमें गुणसूत्र मोटे दिखाई देते हैं। फिर मेटाफेज का जब अंतिम आता है तो ये क्या हो जाते हैं, अपने जो गुणसूत्र होते हैं वो मध्यावस्था की पट्टी पर आ जाते हैं। फिर जब अर्ली एनाफेज होता है, एनाफेज बोलते हैं पश्चावस्था को, इसमें क्या होता है कि जो ध्रुव गुणसूत्र होते हैं अपने सेंट्रोमियर के साथ विपरीत ध्रुव की ओर खिंचाने लगते हैं। लेट एनाफेज में क्या होता है कि ये दोनों में के बीच में थोड़ा खांच उत्पन्न हो जाता है और उसके साथ क्या हो जाता है, सेंट्रोमियर में गुणसूत्र जो होते हैं अपने ध्रुव की ओर कंप्लीट पहुंच जाते हैं। आखिरी में आता है आपका टीलोफेज, अंत्यावस्था जिसको बोलते हैं। अंत्यावस्था में क्या होता है कि इस अवस्था में दोनों ध्रुवों पर उपस्थित गुणसूत्र के प्रोटीन का जल अपघटन होता है। जो गुणसूत्र यहाँ पे स्थित है, देखो ये यहाँ गुणसूत्र स्थित है, यहाँ पर क्या होगा, प्रोटीन का जल अपघटन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। प्रोटीन का जब जल अपघटन शुरू होता है तो इससे क्या होता है कि कुंडलन जो होता है वो समाप्त होने लगता है गुणसूत्र का, इससे गुणसूत्र धागे की तरह हो जाता है। फिर देखो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन का जल अपघटन होगा, जिससे क्या होगा, जो गुणसूत्र है वो क्या होता है, कुंडलन, मतलब जो कुंडलित था वो फिर से कुंडलित होने लगता है। वो मोटे रूप में था, वो धागे के समान संरचना में होता है और कुंडलित होना प्रारंभ कर देता है, जिससे फिर वो धागे की संरचना के जैसे हो गया क्रोमेटिन जाल के रूप में। तर्कु तंतु जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं। केंद्रिका एवं केंद्रक कला फिर से उपस्थित हो जाता है। विभाजन, फिर ये क्या हो गया, यहाँ अंत में पहुंच गया, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या हो गया, वो क्रोमेटिन जाल बन गया, जिससे फिर केंद्रक का फिर यहाँ पे क्या हो गया, वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से स्टार्ट हो गया बनना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने के बाद क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना, फिर न्यूक्लियोलर बनना प्रारंभ हो गया। विभाजनशील कोशिका के अंदर ध्रुवीय गुणसूत्र के चारों ओर केंद्रकीय झिल्ली बनने से 2 पुत्री केंद्रकों का निर्माण हुआ बनना इस अवस्था के अंत का परिचायक है। सोमसूत्री विभाजन के अंत्यावस्था में बनने वाली पुत्री केंद्रकों की विशेषता यह है कि उनमें उपस्थित जो गुणसूत्र होती है उनकी संख्या जो होती है पैतृक केंद्र के गुणसूत्रों की संख्या के लगभग बराबर ही होती है, ठीक है। अब ये क्या हो गया कि ये दोनों अब अलग अलग इस टाइप के दिखाई देने लगे। अब इसके बाद क्या होता है कि जो इसमें से धीरे धीरे खाज बनना प्रारंभ होता है, ठीक है। धीरे धीरे अब
खिंचाव बन गया दो केंद्रक का, तो खिंचाव हुआ, वजन बढ़ गया, खिंचाव हुआ, तो क्या हो गया, वो धीरे धीरे ब्रेक होने लगता है साइड से। फिर इन दोनों की कोशिकाएं जो होती है अलग अलग हो जाती है और दो स्वतंत्र पुत्री कोशिकाओं के रूप में ये दिखाई देती है। इतना हो गया, ये हो गया कोशिका द्रव्य विभाजन और ये था केंद्रक विभाजन। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस समझ में आ गया। कोशिका द्रव्य विभाजन किसको बोलेंगे? कोशिका द्रव्य विभाजन को शब्द को किसने दिया था? व्हाइटमैन ने दिया था। ये तो मैंने सिंपली बता दिया। अब देखते हैं इसको प्रोसेस से, ठीक है। साइटोकाइनेसिस शब्द किसने दिया था? व्हाइटमैन नामक वैज्ञानिक ने दिया था 1887। इसमें क्या होता है, केंद्रक का जब विभाजन हो जाता है तब जो कोशिका द्रव्य होता है उसका दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजन होने की जो होती है उसको क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। या पौधों में यह कोशिका जो होता है प्लेट विधि के द्वारा होता है, जबकि जंतुओं में ये खाज प्रक्रिया के द्वारा होता है। कोशिका प्लेट विधि क्या होता है? प्लेट में इसमें क्या होता है, जब सम ध्रुवीय तर्कु तंतु हो जाते हैं तो तर्कु तंतु गायब हो जाते हैं। कोशिका के मध्य में स्थित कोशिका द्रव्य में तर्कु तंतु आप व्यावसायिक क्षेत्र में विन्यस्त होकर अपनी अपनी संख्या में अभिवृद्धि करके बैरल नुमा संरचना का निर्माण करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। देखो ये तो नॉर्मल सी बात है कि ये कोशिका है, यहाँ से दोनों में बन गया, सेंट्रियोल गायब हो गया। अब ये क्या होता है, धीरे धीरे प्लेट जैसे बढ़ता है ना, ऐसे प्लेट इस प्रकार से ये बढ़ेगा। देखना ये है, देखो प्लेट सेल में क्या होता है, ऐसा बन गया। तो इसमें क्या होता है, फॉर्मोप्लास्ट का बनना प्रारंभ होता है, फिर ये हो जाता है सेल प्लेट, फिर सेल प्लेट से ये क्या हो जाता है, डॉटर न्यूक्लियाई में चेंज हो जाता है। लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है, ये हो गया प्लांट सेल के लिए। एनिमल सेल में क्या होता है कि दो पोल्स बन गए क्रोमोसोम के, अब उसमें क्या हुआ, क्लीवेज, दरार आना प्रारंभ हुआ। फिर ये दरार धीरे धीरे बढ़ता जाता है, फिर ये दोनों को अलग अलग में बांट देता है डॉटर न्यूक्लियस में। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका के कोशिका द्रव्य विभाजन की तुलना। क्लियर, ये हो गया खांच विधि। इसमें क्या होता है, गुणसूत्रों का बराबर वितरण होता है समसूत्री विभाजन द्वारा। गुणसूत्र के साथ के बराबर बढ़ जाते हैं और कोशिका का आनुवांशिक संगठन जो होता है एक समान होता है। वृद्धि में सहायक होता है। समसूत्री विभाजन किसी पौधे या उसके भाग की वृद्धि के लिए सहायक होता है। सुधार कार्यों में रिपेयर में देखेंगे तो समसूत्री विभाजन द्वारा कोशिका वृद्धि में समय समय पर पादप और जंतुकाय में सुधार होता है। उदाहरण है जैसे कि बाह्य त्वचा, अगर बाह्य त्वचा में क्या होता है, गट होता है या फिर लाल रक्त कणिकाएं सामान्यतः विस्थापित होती रहती है, तो उससे ये जो कोशिकाएं विभाजन करके उनका जगह ले लेती, कटने फटने पर उस स्थल की कोशिकाएं विभाजित होकर उस स्थल को भरना प्रारंभ करती, ताकि आंतरिक उत्तक अंगों में सूक्ष्म जीव या फिर संक्रमण ना कर सके। पादप कोशिका द्रव्य विभाजन में क्या होता है, ये प्लेट विधि द्वारा होता है। प्राणी में ये क्या होता है, खांच विधि द्वारा होता है। पादप कोशिका में तर्कु कोशिका जो होता है द्रव्य विभाजन होने तक उपस्थित होता है। तर्कु तंतु में एनाफेज के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। गोल्जी बॉडी की रिक्तिका तथा अन्य घटकों के द्वारा कोशिका के मध्य फ्रेगमोप्लास्ट बनता है। इसमें फ्रेगमोप्लास्ट नहीं बनता। कोशिका द्रव्य के विभाजन हेतु फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण जो होता है केंद्र से परिधि की ओर होता है। फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण जो होता है, मतलब देखो फ्रेगमोप्लास्ट कैसे हुआ, ये ऐसे बनना प्रारंभ होता है, तो क्या होता है, केंद्र से परिधि की ओर होता है। ठीक है, कोशिका का निर्माण परिधि से केंद्र की ओर, ये जो होता है ये ऐसे बनना प्रारंभ होता है। ठीक, केंद्र से इधर आएगा, और जब इसमें खांच विधि द्वारा होगा तो ये परिधि से केंद्र की ओर आते हैं। क्लियर। इसमें नई कोशिका झिल्ली का निर्माण गोल्जी काय के द्वारा रिक्तिका के द्वारा होता है। इसमें नई कोशिका झिल्ली का निर्माण अंतःप्रद्रवी जालिका के द्वारा होता है। पादप समसूत्री विभाजन एवं पादप समसूत्री विभाजन, प्राणी समसूत्री विभाजन में अंतर क्या होता है कि ये जो पादप समसूत्री विभाजन होता है वो विभाज्योति की कोशिकाओं में होता है जो एक निश्चित स्थान पर उपलब्ध रहते हैं, जबकि प्राणियों में क्या होता है कि विशिष्ट स्थल पर होता है, यह अनेक स्थलों पर उपस्थित होकर कोशिकाओं में विभाजित होता है। पादप कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन जो होता है कारक के रूप में साइटोकाइनिन नामक हार्मोन क्रियाशील होता है, जबकि प्राणी समसूत्री विभाजन में क्या होता है, ये जिसे माइटोजेंस कहते हैं के द्वारा होता है। ये लिम्फोकाइनिन, एपिडर्मल वृद्धि कारक और प्लेटलेट्स कारक होता है। पादप कोशिका में समसूत्री विभाजन, इसके आमाप तथा आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके अधिकांशतः गोलाकार होता है। इसमें सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है। इसमें सेंट्रियोल दोनों ध्रुवों पर पाया जाता है। इसके साइटोकाइनेसिस में जो कोशिका केंद्र से फ्रेगमोप्लास्ट परिधि की ओर बनता है, इसमें केंद्र में बनता है। साइटोकाइनेसिस के क्रम में कोशिका विभाजन सेल प्लेट बनने के कारण होता है। इसके क्रम में कोशिका विभाजन संकीर्णन बनने से होता है। कोशिका प्लेट के निर्माण में गोल्जी बॉडी का योगदान होता है, जबकि माइक्रोफिलामेंट का कोई योगदान नहीं होता। कोशिका संकीर्णन की क्रिया जो होती है माइक्रोफिलामेंट की सहायता से होती है। इसके साथ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे अर्धसूत्री विभाजन। सीजी शिक्षा में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।